दर्शकों नमस्कार। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार आज दिन तक 10,000 प्रकार के रोगों का पता लगा दिया है और इसको जानने के लिए कौन सा रोग किस प्रकार का है और इसके लिए भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में 3500 प्रकार के अर्थात 3,500 प्रकार के जांच प्रक्रियाएं की जाती हैं। और इतनी बड़ी प्रक्रियाओं के बावजूद भी हम रोगों का शिकार हो जाते हैं जो रोग हमारे नियंत्रण में नहीं आते हैं। इसका क्या कारण है? अगर देखा जाए तो जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसमें भी हजारों रोगों का पता लगा लिया था पहले और उसका सटीक इलाज उपचार किया जाता था। लेकिन आज भी हमारी सरकार जो है उसको और श्रेय देने के लिए, उसका और महत्व बढ़ाने के लिए, उस विधा को और आगे लाने के लिए प्रयासरत है। आइए हम जानें कि ये किस प्रकार हम रोगों को जान सकते हैं इन दोनों विधाओं से, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की पद्धति है और हमारी भारत की उपजी प्राचीन जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है। आइए इनके बारे में जानते हैं कि रोग किस प्रकार हम उनको पकड़ में लाते हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर मीनाक्षी सूरी जी, जो पैथोलॉजिस्ट जिसे रोग विज्ञानी कहा जाता है आप हैं, और आप डॉक्टर सुभाष शर्मा जी आयुर्वेदाचार्य हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, जैसे देखा जाए कि रोगों का निदान करने के लिए, उनको जानने के लिए हम उनके अनेक प्रकार के जांच प्रक्रियाएं जो है हमने आविष्कार कर ली हैं। लेकिन इससे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, शरीर की ढांचे की जो संरचना हुई है, फॉर्मेशन, और इसके जो क्रिया संचालन की प्रक्रिया है, और उसके बाद इसमें जो रोग लगते हैं उनको कैसे उपचार की जाए जिसे पैथोलॉजी कहा जाता है, इन तीनों के बारे में हमें समझाइए, आपस में क्या संबंध है? देखिए, हमारी जो बॉडी है वो बनी ही इन चीज़ों से है। लाइक एनाटॉमी जब हम पढ़ते हैं तो बॉडी में बोन्स, जो हमारी बोन्स है या मसल्स है या ब्लड वेसल्स और नर्व्स है, जो सारी हमारी बॉडी में बॉडी को फॉर्म करती है, उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। जी जी। उसके बाद हम हमारे जो सिस्टम्स है, सारे सिस्टम्स फंक्शनिंग, जैसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम ले, नर्वस सिस्टम ले, डाइजेस्टिव सिस्टम ले, तो ये सारे सिस्टम कैसे काम करते हैं, तो इनका क्या बेसिस है कि खाना हमने खा लिया वो कहाँ से कहाँ जाएगा, कितना देर कहाँ पे डाइजेस्ट होगा, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे एक्सक्रीशन होगा, ये फिजियोलॉजी में आता है। उसके बाद जब हम डिजीज की बात करते हैं तो डिजीज किसी भी ऑर्गन को, किसी भी टिश्यू से, बिल्कुल सेल से लेके किसी भी मेजर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है। तो उस पैथोलॉजी में हम बेसिस ऑफ डिजीज कि किसी भी समझ लीजिए हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया जो डिजीज फॉर्म कर रहा है, तो वो डिजीज उसने कहाँ किस पॉइंट पे शुरू किया, किस टिश्यू को इन्वॉल्व किया और कैसे वो प्रोग्रेस करके फिर बॉडी में अपने सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है, उस बेसिक लेवल पे वो क्या चेंजेस कर रहा है हमारी बॉडी के टिश्यूज में, उसको पढ़ने के लिए हम पैथोलॉजी में उसको पैथोजेनेसिस के नाम से जानते हैं कि कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म या कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से कोई डिजीज प्रोड्यूस होती है, तो उसकी बॉडी में क्या प्रोग्रेस कैसे स्प्रेड होती है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगल स्टिमुलस, जैसे फर्स्ट टाइम किसी ने कोविड जैसे हुआ, या इवन टीबी का बैक्टीरिया जैसे वो गया, फ्रॉम डे वन वो टीबी के रूप में नहीं आता है, इट स्टार्ट्स विथ माइल्ड इन्फेक्शन। तो जैसे वो मल्टीप्लाई करता है हमारी बॉडी में, ग्रो करता है, उसके बाद एक थ्रेशोल्ड के बाद वो प्रेजेंट करता है एज सिम्टम्स, चाहे तो फीवर, कफ या रेस्पिरेटरी सांस की प्रॉब्लम, और किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। तो वो हम पैथोजेनेसिस कि टीबी का बैक्टीरिया हमारे शरीर में कैसे स्प्रेड होता है, कैसे डिजीज प्रोड्यूस करता है, वो हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की जो तीनों शाखाएं आपने बताई, इनका आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। कुछ जो हमारे फंक्शनिंग ऑर्गन हैं या जो भी प्रक्रिया हैं, सिस्टम है, जब उनमें डिसऑर्डर आ जाता है, जब कोई विकार आ जाता है, दोष आ जाता है, तो उससे भी डिजीज लग सकती है। हाँ जरूर, सिर्फ बैक्टीरिया फॉरेन बॉडी से हाँ, जरूरी नहीं है। अगर आपके फंक्शंस, कोई भी ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा अपना,
जैसे हमारा स्टमक ले लीजिए, उसमें नॉर्मल डाइजेशन के लिए एसिड प्रोड्यूस होता है, बट अगर वही एसिड एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो आप एसिडिटी की शिकायत करते हैं, जो जनरल पब्लिक हमारा बोलती है कि एसिडिटी हो रही है, दैट इज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड जो नॉर्मली हमें होती है। हमारे दर्शकों को इसके बारे में जरूर जागरूक कर दीजिए कि जो एसिडिटी से कई प्रकार की बीमारियां भी लग सकती हैं अगर इसका सही इलाज नहीं किया जाए। हाँ, अगर एसिडिटी को आप टाइमली ट्रीट ना करें तो इट कैन रिजल्ट इन गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म रहता है तो इससे कैंसर होने का भी खतरा होता है। तो इसलिए हमें डिजीज को इनिशियल स्टेज में ही, जैसे ही आपको लगे, आप हमारी जो बॉडी है, जो भगवान ने हमारी सिस्टम बनाया है, तो बॉडी अपने आप एक इंडिकेशन देती है ह्यूमन बीइंग को कि यहाँ पे कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, बट हम लोगों की टेंडेंसी होती है इग्नोर करते हैं कि हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे वाला तो उसको हम ऐसे ही हम लोग, हमें कुछ नहीं होगा, या फिर बहुत ज्यादा बिजी हैं तो हम लोग खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट बॉडी आपको कोई ना कोई सिम्टम, कोई ना कोई साइन जरूर प्रोड्यूस करती है कि आप इस पे ध्यान दीजिए। डॉक्टर साहब, इसके लिए आयुर्वेदा जो हमारी चिकित्सा पद्धति है वो बहुत ध्यान और गंभीरता से लेती है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में 3 शाखाओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है, शरीर संरचना, शरीर क्रिया विज्ञान और रोग निदान। क्या आयुर्वेदा में भी इसका कोई संदर्भ है या इस प्रकार का है, उसके बारे में बताइए। आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो बेस ही इन 3 चीजों पे करता है। देखिए, जब आयुर्वेद में एक बहुत कॉमन कोटेशन मतलब हम बोलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद संस्कृत में है, संस्कृत एक बहुत कॉमन कोटेशन है जो बार बार यूज की जाती है, दैट इज दोष धातु मल मूल अमिशेदम। 3 चीजें हैं आपकी जो हमेशा नॉर्मल रहनी चाहिए, और वो फिजिकल फॉर्म से लेके एक्टिविटी फॉर्म तक हर चीज को डेजिग्नेट करती है। इनको सरल भाषा में समझाइए। दोष, धातु और जो एग्जैक्टली ये 3 चीजें हैं जी, दोष, धातु और मल। दोष हैं 3 दोष जो हम बताते हैं कि हमेशा वात पित्त कफ हैं। ये 3 दोष हैं जो आपकी जब तक वो नॉर्मल स्टेट में बॉडी में रहेंगे, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। जितनी मात्रा चाहिए, जिस प्रकार उनको चाहिए। हाँ जी, इसलिए उनका सम मात्रा में रहना बहुत जरूरी है। जब भी कोई भी, चाहे हमारे खाने की वजह से, हमारे विहार की वजह से, या किसी अन्य कारण, मानसिक कारणों की वजह से, इनमें किसी में भी डिसरप्शन होगी या कोई भी दोष बढ़ेगा या कम होगा, वो आपकी बॉडी में किसी ना किसी रूप में मैनिफेस्ट होगा, हमेशा दिखेगा। ठीक है, पर प्रकृति को मेंटेन करना समअवस्था का काम है। उसी तरह धातु है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु हैं। 7 धातु है। हाँ, जो बॉडी संरचना जिनसे बनी हुई है। हर एक धातु का अपना कार्य, नियत कार्य है कि वो धातु शरीर में ये कार्य करती है जब भी बनती है। तो जब भी इस किसी एक धातु का, हम बोलते हैं कि सबसे जरूरी चीज क्या है, अग्नि। खाना जो हम खाते हैं उसी से इन धातुओं का निर्माण होता है, जठराग्नि। और हर रोग का कारण कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा देखिए, अगर उसमें कोई भी दिक्कत होगी नॉर्मली नहीं बनेगी, और अगर नॉर्मली नहीं बनेगी तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या बन जाता है, एक फोकस बन जाता है, जहां पे दोष जो भी विकृत होगा वो दोष वहां के स्थान संचय कर लेगा और बीमारी उत्पन्न करेगा। अगर सही पाचन क्रिया नहीं होती है तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अम्ल पित्त एसिडिटी बनती है, क्या आयुर्वेद में क्या इसका जिक्र है? अम्ल पित्त के बारे में बहुत, देखो, अम्ल पित्त बेसिकली आहार जन्य बीमारी है। आहार और विहार मतलब हमारी जो हैबिट्स होती हैं। अगर आप खाना देखेंगे, अगर आप कटु मतलब मिर्ची वाला ज्यादा खाना खाएंगे, अम्ल ज्यादा, नमक ज्यादा खाएंगे, और लवण, नमक ज्यादा और अम्ल खट्टा ज्यादा, ये चीजें हैं जो बेसिक खाने में आपको क्या, जब भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेद हमेशा पहले क्या बोलता है, निदान परिवर्जन। मतलब आपको क्या करना है, उस चीज को छोड़ना है जो कर रही है। तो वो चीज क्या है, पहले जो खाना है, खाना आहार को, दूसरी चीज आपने अभी खाया है, ठीक है, और उसके बाद इन बिटवीन बीच में आप कहीं चले गए और आपने समोसा खा लिया, तो वो चीज है, वो क्या करेगा, पहले वाला खाना अभी पाचन नहीं हुआ है, आपने दोबारा से शरीर को कार्य दे दिया है करने के लिए, तो क्या होगा, अपना पहले वाला खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा ना बाद वाला। ये चीज क्या करती है, और एसिड बनाएगी, और क्या करती है, अम्ल पित्त को जनरेट करती है। शरीर को जरूरत नहीं है, फिर भी हम ठोस रहे हैं। हाँ जी, यही। और जितना भी जो चीज ज्यादा शरीर में ठहरती है और पाचन में समय लेती है, वो इन चीजों को ज्यादा बढ़ाती है। जैसे फास्ट फूड आज का, क्योंकि ये चीजें जो मैदे से बनी है, ये चीजें शरीर में, पेट में ज्यादा देर के लिए रुकेंगी, उसको पचाने के लिए शरीर को उतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तो एसिड ज्यादा बनता है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की दृष्टि से जो अम्ल पित्त एसिड है, हाँ जी, ये
किस प्रकार हानिकारक और कौन कौन से रोगों की ये जननी है? हाँ, जैसे अम्लपित्त है, मैडम ने अल्सर की बात की, आयुर्वेद में उसे परिणाम शूल के नाम से और अन्नद्रव्य शूल के नाम से, इन दो नामों से किया गया है कि अगर तो आपके स्टमक वाले पोर्शन में होता है तो अन्नद्रव्य शूल है, अगर वो इंटेस्टाइन आंत में होता है तो वो परिणाम शूल। किस टाइम पे पेन होती है उनके अलग अलग लक्षण बताए गए हैं, तो सबसे पहला तो वो करता है। लेकिन अगर अम्लपित्त को यही नहीं रोका गया तो अम्लपित्त क्या करता है, धीरे धीरे अर्श रोग को, जिसे हम बवासीर की शिकायत कहते हैं, उससे, और धीरे धीरे गुल्म और गृहिणी दो रोगों को उत्पन्न करता है। और गृहिणी जब आपकी आंतरिक एक बार दूषित हो जाती है तो वही जो आपके यकृत है, प्लीहा के रोग हैं और हृदय रोग हैं उनका कारण बनती है। इस एसिडिटी को रोकने के सामान्य उपाय क्या हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि अम्लपित्त की हमें शिकायत ही ना हो? सबसे पहले देखो, अम्लपित्त होने का सबसे प्रधान कारण होता है जो लोगों में पाया जाता है वो है पानी का कम मात्रा में पीना। क्यों? उसकी वजह से कब्ज की शिकायत रहती है। जितना ज्यादा जो नॉर्मल वात का रास्ता है दैट इज अधो, नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर आपको कब्ज रहती है तो जो एसिड नॉर्मली मल के साथ बाहर निकल जाना चाहिए उसको रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, हमेशा ऊर्ध्व दिशा में, उल्टी दिशा में मूव करता है, इसलिए अम्लपित्त जनरेट विकार पैदा करेगा। हाँ जी, विकार पैदा करेगा। इसलिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, यहाँ पेशेंट को कब्ज ना हो कोई भी। डॉक्टर साहब आपने पानी की बात की, पानी पीना चाहिए। हाँ जी। पानी कब और कितना पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए? आयुर्वेद में जब दिनचर्या की बात करते हैं तो कहते हैं दिन का प्रारंभ ही आपको उषापान से करना है। जी जी। जब आप सुबह उठते हैं तो पहले आपको 1 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि रात भर आप जब सोए होते हैं और सुबह उठते हैं तो बेसिकली एसिड सिक्रेशन भी ज्यादा होती है। जी जी। दूसरी चीज, आपकी जो रात भर में बॉडी ने रिपेयर की होती है तो टॉक्सिन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। बिना कुल्ला किए पीना चाहिए या कुल्ला करके पीना चाहिए? वैसे तो प्रातः काल सबसे पहले वही पीना चाहिए। जी जी। ताकि आप जितने भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स रात भर में इकट्ठे हुए वो शरीर से बाहर जा सके। आयुर्वेद की दृष्टि में क्या भोजन के साथ पानी लेना अनिवार्य है या लाभकारी है या नहीं लेना चाहिए? भोजन के साथ पानी, देखिए जी, जो जल सेवन है, जल सेवन का नियम बताया गया है कि आप मतलब व्हाट आर योर टारगेट। अगर हम चाहते हैं कि हमने वेट गेन करना है, ठीक है, तो हमें खाना खाने के बीच में सिप सिप करके पानी लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपने वेट लॉस करना है तो खाना खाने से पहले लेना है, ठीक है। और अगर चाहते हैं कि पाचन क्रिया सब कुछ नॉर्मल रहे तो खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है, अगर आप पाचन क्रिया के लिए ले रहे हैं तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि एसिडिटी का अम्लपित्त बनता है, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब ने इलाज बताया। लेकिन जैसे भी कोई एलोपैथिक मॉडर्न मेडिकल साइंस का डॉक्टर इलाज करता है तो उससे पहले उसके पास स्टेथोस्कोप होता है, तो स्टेथोस्कोप के बारे में क्या? स्टेथोस्कोप मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हमारे सेम जैसे एग्जामिनेशन में 3 टाइप्स बोले तो मॉडर्न में भी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन का लिए आता है। हाँ। तो डॉक्टर साहब आपने हमें जानकारी दी, अब हमें स्टूडियो की घड़ी जो लगी है वो सुइयां हमें और अनुमति नहीं दे रहे कि हमसे और चर्चा करें, दर्शकों के लिए और कुछ आपसे जानकारी प्राप्त करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को उपलब्ध कराई, इसके लिए दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी डॉक्टर साहब धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देख लिया कि दोनों प्रकार से हम ये पद्धतियों से अपना डायग्नोज रोग निदान कर सकते हैं और इसको जरूर अपनाएं और जरूर करें और लाभ लें जीवन में। बस आज इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात है जन जन दी, संघर्षें दे किशकिस्से, कहानी की सफलताएं दी, अनाखी विरासत दी, उम्मीद नवे भारत दी, महीने दे खिरले ऐतवार दा रोंदा है इंतजार, ब्रह्मपुत्र दे काट थमा हिमालय दे विस्तार तकर ओंदी है मने दी गल प्रधानमंत्री दे कन्ने। ते सुनो इस महीने 26 मार्च बड़े 11 बजे मन की बात आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे सभी चैनलें पर। इस दे अलावा आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे YouTube चैनल ते प्रसार भारती दी ऐप न्यूज ऑन एयर पर सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग दे माध्यम ने। ते चेता रखियो ऐतवार 26 मार्च बड़े 11 बजे मन की बात।